इतने यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि ये अपने ये इंशाल्लाह ये पहुँचेगा अपने लॉजिकल एंड तक, ये चीज़ें भी पहुँचेंगी। इनकी तरफ हमारी तवज्जो, हम इससे अपनी तवज्जो हटाना नहीं चाहते। जब आप करप्शन को नहीं पकड़ते मियां साहब, तो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ आपके जाती बैंक अकाउंट्स में होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, मिसालें तो बहुत हैं। ताज़ा तरीन हवाला अदालत उज़्मा का ही है। पनामा पर JIT में भेजे गए नाम ये कहकर मुस्तरद कर दिए कि इन अफसरान के आला शाफिया से रवाबित हैं। तफ्तीश व तहकीक की राह में रवाबित नहीं, दयानत और इमानत लाजिम। यही तरीका हर इदारे की रीत कि यहाँ इदारे नहीं, अफराद तगड़े बहुत हैं। पनामा करप्शन से डॉन लीग्स की तहकीक तक सारा मुअम्मा ही अनफॉर्चुनेटली अहम अफराद के बचाव का दिखाई दे रहा है, या कोर इंटरेस्ट का। अपने चहीतों को कौमी सलामती के खिलाफ इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ देना हो या फिर एहतसाब के शिकंजे से बचना मकसूद हो, तो ईंट से ईंट भी बज उठती है और हदूद में रहने का हुक्म शाही भी आ जाता है। इदारों की इस गैर फालियत में सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो या फिर फ़ॉरेन पॉलिसी का मामला, इदारे फोकस नहीं हो पाते। हकीकत यह है कि मातहत इदारों के हाथ ही नहीं, पेट भी बंदे हैं और जान और औलाद की हिफाजत भी करनी है। अब मसला यही है कि अगर आज़ाद पेमरा भी अपना इख्तियार दिखाए तो फ़ोन पर धमकियाँ जाती हैं और ना दिखाए तो झिड़कियाँ। कहीं इदारों के रिजेक्शन के अहकामात हैं तो कहीं इदारों को इख्तियारात के लाले। और इसी तर्ज़ मुआशरत का एक फ्रांसीसी माहिर मुईशत ने क्या एक खूब अहाता किया है कि जब लूट मार एक सोसाइटी में एक मुआशरे की किसी ग्रोह की ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने लिए एक ऐसा कानूनी निज़ाम मुरतब कर लेता है कि जो उसकी बदउनवानी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करे और एक ऐसा इखलाकी कोड कि जो उसकी लूट मार को ग्लोरीफाई करे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो देखा जा रहा है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो नाजरीन, इस मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर इस मुल्क की अशराफिया का मुकम्मल इख्तियार है, कैप्चर है, जिसको आप कहें एलीट कैप्चर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। वो कोई भी मसला हो, अहम तरीन मसला इस मुल्क का, आपको एट द हार्ट ऑफ इट यही नज़र आएगा कि इदारा जाती एक डिसफंक्शनैलिटी नज़र आती है, एक लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी नज़र आती है, और एक इलीट का कैप्चर नज़र आता है। आप पनामा से लेके आज अबसार आलम साहब जो पेमरा के चेयरमैन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो वो टेप उन्होंने आज मीडिया के सामने प्ले की, हम भी आपको सुनाते हैं। उसके अंदर बहुत कुछ शायद एक्सपोज हो जाता है जो शायद अबसार आलम साहब शायद ना भी चाह रहे हों। बहुत कुछ एक्सपोज होता है, वो आपको आज डिटेल के अंदर बताएंगे। मगर एट द हार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम अगेन इज़ कि कब इस डिसफंक्शनल सिस्टम को किक स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि दो एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म का मानना है कि अभी हमें तरक्की पे फोकस करना है, ना कि करप्शन के ऊपर, क्योंकि वो हमें होल्ड बैक करेगी। कोट एंड कोट प्रोबिंग एवरी स्कैम विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट इन अ वे, जो ये बात की। तो सवाल ये भी है, क्या तरक्की और खुशहाली और करप्शन साथ साथ चल सकते हैं एक मुल्क के अंदर? इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। सेनेटर धामरा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। और हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे बड़ा सवाल आज का एक बार फिर, आज अबसार आलम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पेमरा के चेयरमैन को की अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। द क्वेश्चन इज कि इस मुल्क में हु इज कॉलिंग द शॉट्स? अनफॉर्चुनेटली महर, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो बड़ा तलख है और मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक सच बोला जा सकता है वो बोल दूं आपके सामने। देखिए, हमारे यहाँ एक अजीब सा रवाज पड़ गया हुआ है, फौज की सिविल क़यादत के साथ लड़ाई, ISI MI की IB के साथ लड़ाई, नैब की FIA के साथ लड़ाई, सियासतदानों की पार्लियामेंट के साथ लड़ाई, सूबों की वफाक से लड़ाई, फैसला मेरे हक में है तो अदालत से दोस्ती, फैसला मेरे खिलाफ है तो अदालत से लड़ाई,
ये एक अजीब किस्म का गैम्बिट हमारे सामने है, पूरा मंजरनामा। अगर आप इसको तफसील से देख लें, इसको डिबेट कर लें, तो आपको पता चलेगा कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन जिनके डिसफंक्शनल होने की तरफ आपने इशारा किया है, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं कि यस, सबसे बड़ी कसम पुरसी की हालत यह है कि आज स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं या उनके ऊपर कब्जा है या वो फंक्शन करने के लिए आमादा नहीं है। एक डॉन लीग के इशू को ले लीजिए, इतना ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट की गई, निकला उसके अंदर से जो कुछ है वो आपके भी सामने है, मेरे सामने भी है, लेकिन उसके ऊपर भी दो तरफ की लड़ाई जो है वो हमारे सामने है। इसी तरह से पैनामा लीक्स के ऊपर अदालतों में क्या हुआ, बाहर क्या होता था, अदालत के रात को बैठ के प्रोग्रामों में क्या होता था, वो भी आपके सामने है। ये मंजरनामा बड़ा मायूस कुन है। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि जिस मुल्क में इस तरह का हाल हो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का, ये तो रियासत दुजाना में नहीं होता, ये तो किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं होता अफ्रीका के बीच में। तो मैं समझता हूं कि आपने आज इस इशू को बिल्कुल दुरुस्त सिमत में छेड़ा है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो हमारी इशराफिया है या जो हमारी रूलिंग एलीट है, उनको इदराक होना चाहिए कि अगर ये हाल है तो उनकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। कौन सी डेवलपमेंट की बात आप करती हैं, किस सीपैक की बात आप कर रहे हैं, जब नीचे आपके अदारे ही फंक्शनल नहीं है, उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके अंदर कोई कोहेशन नहीं है, तो ये कौन सी तरक्की जी? मुझे तो ये तरक्की और तरक्की के ख्वाब समझ में नहीं आते। नहीं, मैं उमर चीमा साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। ये मसला बड़े बड़े सीपैक के मंसूबे हों, दीगर प्रोजेक्ट्स हों, उससे बड़ा मसला ये भी कि आपकी बॉर्डर सिचुएशन बड़ी ग्रेव है सर। आप देख रहे हैं कि जुमे को चमन के बॉर्डर पे क्या हुआ, हॉस्टिलिटी अफगानिस्तान के साथ कंटिन्यू कर रही है, ईरान की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं, भारत आपकी एक साइड पे है, और आप देख रहे हैं कि अंदरून खाना मुल्क के अंदर एक अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो रेज कर रही है, जो अपने अरूज पे है। सो डेयर आई से एट दिस टाइम सर, क्या प्रायोरिटीज इस मुल्क की सिविलियन गवर्नमेंट की भी और पैरेलल अथॉरिटी की भी, क्या प्रायोरिटीज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हैं? देखिए, यकीनन महर, यह पूरी कौम के सामने भी बिल्कुल वाजे हो गया कि जो हुक्मरान NROs करके इस मुल्क के अंदर आते ही सिर्फ लूटमार करने के लिए, उनका एजेंडा कहीं पे भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या कौमी मसाइल को हल करना हरगिज़ नहीं है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस वक्त जो पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन चैलेंजेस का सामना है, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर के ऊपर भी, लेकिन हम अंदर अगर देखते हैं तो पूरी हुकूमत जो है एक फर्द वाहिद की चोरी को बचाने पे लगी हुई है। इदारों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो सवाए एक फौज के इदारे के कौन सा इदारा है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे नायब कासिद तक, तो इन्होंने अपने सारे दरबारी हवारी लगाए हुए ताकि ना एहतसाब हो सके, ना वो इदारे काम कर सकें और ये आराम से अपनी लूटमार कर सकें। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो कल परसों जो बयान दिया है, वो आप देखें ना, वो कितनी दीदा दिलेरी के साथ। अब सर, अगर माजरत के साथ आप बुरा ना मनाएं, तो क्या तहरीक इंसाफ का भी अभी पूरी स्ट्रैटेजी मुनाफकत पे मबनी नहीं है? आपको इस पूरी सिस्टम के अंदर जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है, जो आप देख रहे हैं पैरेलल पावर स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिविलियन गवर्नमेंट नजर आती है। कौन सा इदारा अपनी हदूद में रह के काम कर रहा है, मुझे ये बता दीजिए। मैं बहर यही तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो इदारों के अंदर बैठे जो मियां साहब के हवारी हैं, वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह के जो ज्यादा वो लॉयलिस्ट बन रहे हैं, वो इस वक्त मियां साहब की चोरी को बचाने के लिए हर किस्म का जो है कदम उठाने को तैयार है। ये इदारों को आपस में जो लड़ाई करवाई जा रही है आपके सामने। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से मीडिया डिस्कस कर रहा है कि मियां साहब ने चोरी की है, मियां साहब ने नहीं की। हालांकि 1 घंटे का काम था। मियां साहब ने कौम के सामने वादा किया था कि मेरे पास सारे सबूत, हर एक चीज है, देते ना। ये 6 महीने केसेस चलते, आज तक ये नहीं हो सका। आज हम डिस्कस कर रहे होते कि चमन बॉर्डर पे क्यों हुआ ऐसे, क्यों जो है वो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन पकड़ा गया था उसको क्यों प्रॉपरली एक काउंटर नैरेटिव के लिए यूज क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट क्यों खामोश है? इंटरनेशनली जो है डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर्स क्यों हैं? उनके ऊपर हम बात करते। इलेक्शन ईयर है, आज बात करते कि इनकी हुकूमतों ने पिछले 30 सालों में क्या किया है। हमें पहली दफा मौका मिला, हमने 4 साल के अंदर वहां पे इंकलाबी इक़दाम कैसे किए हैं कि आज पूरे आप देख लें बाकी सूबों की पुलिस के जो लोग हैं वो आज क्या डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें भी KP वाला पुलिस एक्ट चाहिए। वहां पे अगर 34,000 बच्चे सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में गए, ये अचीवमेंट्स के ऊपर बात होती। आज हम बात करें, जब भी कोई बात होती है घूम फिर के
तमाम चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, तो मियां साहब की चोरी की बात हो रही है। जीआईटी कामयाब होगी नहीं होगी आप देख लें। पूरे हुकूमत के जो गुजरा है वो सिर्फ इस लोगों के ज़हनों में कंफ्यूजन पैदा करने पर लगे हुए हैं। जो पहले कहते थे कि मियां साहब को आज तक अदलिया ने पकड़ा नहीं, इसलिए मियां साहब का तो कुछ होना नहीं, लिहाजा आप सर मुझे लगता है कंफ्यूजन दोनों साइडों से है, रीजन की बात की तरफ से है तो खान साहब की तरफ से भी है, और इसका वाज़े इशारा जज साहब ने भी दिया, जिन्होंने कहा इस मुल्क का एक लीडर जो है वो फैसले को डिस्टॉर्ट कर रहा है अवाम के सामने, और ये ना किया जाए। तो अगर आप मुझे एक से इजाजत दें, सेनेटर धामरा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि ये एक इशू पीपल्स पार्टी के दिल के बड़े करीब है कि इस मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको सही किया जाए एटलीस्ट, और एट दिस पॉइंट इन टाइम शायद आपको भी आप अपनी गवर्नेंस के हवाले से, सिंध के हवाले से, 3 रुफ़का जो अबडक्ट हो गए 2 मिल गए उस हवाले से, पावर गेम के हवाले से, शायद आपकी भी पोजीशन एज एवरीबडी एल्स इतनी फ्रैजाइल है कि हम देख रहे हैं कि आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि इस मुल्क के अंदर 2 पैरेलल पावर स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। आप ईंट से ईंट बजा के इतना भुगत चुके हैं कि शायद वापस आके अब वो सकत ही नहीं रही कि कोई फिर आवाज़ उठाई जाए। देखें मगर ये बात नहीं है, और हमने बारहा ये आवाज़ उठाई थी, और आपको ये याद होगा कि सिंध में जब ऑपरेशन हो रहा था और जब डायरेक्ट गिरफ्तारियां हो रही थी, और सिंध के इदारों और सिंध सेक्रेटरीट से, सेक्रेटरी से लेके और 7 ग्रेड के किसी किलर को डायरेक्ट गिरफ्तारियां की जा रही थी, तो उस टाइम भी सिंध गवर्नमेंट आवाज़ उठा रही थी, और उस टाइम भी सिंध के चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ उठा रहे थे, मगर उस टाइम हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, और हमारे ऊपर उल्टा ये इल्ज़ाम लगाया जाता था, जनाब आपके यहाँ तो करप्शन है इसलिए आप जो है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारा मसला ये था कि तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने पैरामीटर के अंदर काम करें, और तमाम इंस्टीट्यूट जो हैं वो ताबे होने चाहिए पार्लियामेंट के। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा हुकूमत और मियाँ साहब की जो बड़ी एक नाअहली है वो ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट को कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट में आने की जहमत महसूस नहीं की। इसलिए जब तक हम पार्लियामेंट, आपको ये याद होगा कि 18th अमेंडमेंट में जो एक पावरलेस थी पार्लियामेंट और पावरफुल था प्रेसिडेंट हाउस, तो ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और तमाम उस टाइम के पॉलिटिकल फोर्सेस थे जिन्होंने पावरफुल किया पार्लियामेंट को। इसलिए पार्लियामेंट को जब आप पीट देंगे, पार्लियामेंट से जब इग्नोर करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट जो हैं वो बेलगाम हो जाते हैं, और इसलिए फिर रिट जो है रियासत की वो कायम नहीं रहती। इस पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है कि जो जिसका काम है वो करे, और उसके बाद आप आवाम के पास चले जाएं। अगर आप बेड गवर्नेंस करते हैं तो आवाम आपका बेहतर जो है वो हिसाब करेगी, या अगर किसी के ऊपर इल्जाम आते हैं और पीपल्स पार्टी पर बड़े भारी इल्जाम लगे आप करते हैं बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, ये डिस्टर्बेंस जो अभी अपने अरूज पे है, मैं चाहूंगी कि हम एक दफ़ा टेप चला दें नाजरीन के लिए, उसको नीचे स्क्रिप्ट भी उसकी चला रहे हैं कि लोग पढ़ भी सकें। इसके अंदर ज़रा सा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कितना कौन एक्सपोज हो रहा है, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। हेलो बात कर जी, भाई इंचार्ज बात कर जी मैं बात कर रहा हूँ साहब, इंचार्ज होते हैं आपसे मैंने ये जी इंचार्ज जो भी है, एक तो मैंने आपसे ये कहना था, कल आपने अच्छा नहीं किया मतलब चैनल बंद करा के, आपको मैंने बताया था कि चैनल बंद नहीं कराना। अच्छा ठीक है, उसके भी हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आ गए, वो जिस स्पीड से आपने बंद कराया था ना उससे ज्यादा स्पीड से आपने खुलवाना है आप। ठीक है, समझ आ गई है। अगले 5 मिनट में केबल ऑपरेटर्स को मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि आपकी कॉल उन्हें आई है खोलने के लिए नहीं। नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बेसिस है, वो कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। ये नवाज शरीफ ने कल चले जाना है, खा के फेंकना है बाहर। नहीं, मैंने कल भी आपसे जगह नहीं होगी। फिर मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी, हमें तो जो ऑर्डर मिला था ना, हमने सिर्फ कन्वे किया है, कहीं पे ऑर्डर को छोड़े आप ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करें। मेरी बात तो सुन यार, अभी आप करें और चैनल ऑपरेटर्स को कॉल करें, ठीक है, 5 मिनट में अगले कॉलें शुरू हो जानी चाहिए आपकी। और सबसे पहले ग्लोबल वाले को कॉल करें, जुपिटर वाले को। चलो मैं करता हूँ, ठीक है, और मैं कंफर्म करूंगा आपकी कॉल अगर नहीं आती तो फिर आपने बड़े मेहरबानी गिला नहीं करना कि मेरी टांगें टूट गई, मेरा मुंह फट गया कहीं से। ठीक है जनाब। और आजकल वैसे भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है,
कोई गाड़ी टक्कर शक्कर मार गई तो उसका भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ठीक है जनाब, समझ आ गई आपको बात? ठीक। इस एक कॉल में इस पूरे सिस्टम का नोहा पढ़ा जा रहा है नाजरीन, इस एक कॉल में सब कुछ एक्सपोज है। बुखारी साहब मुझे एक बात बताइए, एंड लेट्स स्टार्ट विद ब्यूरोक्रेसी सर। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स समेत जिनकी ये जिम्मेदारी है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है उसको सही तरह इस्तेमाल करे, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक वेलफेयर के अंदर काम करे, उसके लिए एक हाई स्टैंडर्ड्स रखना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था। मगर आज जो हकीकत है वो इस कॉल के अंदर आपके सामने है। मसला ये है कि वो अब चाहे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कॉलोनियल मास्टर्स अपने आप को तस्वर करें जो एक रियाया के ऊपर हुक्म कर हाकिम हैं, या फिर आप उस ब्यूरोक्रेसी को देखें जो कंप्लीटली पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, जो मातहत है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और सर ये ना बाद में कहना कि मेरी टांगे टूट गई, ये ना कहना कि मेरा मुंह कैसे फट गया। और आजकल वैसे भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, कोई गाड़ी अगर टकरा गई तो फिर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। बहर आपने जो टेप सुनवाई है और जो कुछ हमने अफसार आलम की ज़बानी सुना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उन्हें पता है ये कॉल करने वाला कौन है, लेकिन उन्होंने भी हमें और अवाम को आधी बात बताई है। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये कॉल किसकी थी। वो कह रहे मैं FIR कैसे कटाऊं, वो उसी एरिया के अंदर है। यानी इशारा किधर है सर, किधर है इशारा? जी मैं समझ रहा हूँ इशारा जिस तरफ है, लेकिन देखिए सूरत हाल ये है, 2-3 बातें इसके हवाले से ज़रूर हमें करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पैमरा के कुछ एक्शन इरैशनल्स रहे हैं जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं खुद इसकी आपको गवाही भी दे सकता हूँ और एक लिहाज से मैं इसका विक्टिम भी हूँ। देखिए छोटे छोटे लैप्सेस जो है, जब इतनी मशरूम ग्रोथ होगी चैनल्स की, छोटे छोटे लैप्सेस पर पहले वार्निंग्स दी जानी चाहिए। मतलब है स्टेट में आप 10-10 लाख रुपए जुर्माना, बल्कि बहुत छोटे छोटे माइनर उसके ऊपर करेंगे तो एक राय बन जाती है पैमरा के खिलाफ, जो कि एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अंडरमाइन करूं उस कॉल को जिसका आपने हवाला दिया है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना उसके लिए कोई रूम है। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि स्टेट इंस्टीट्यूशन के लोगों को किसी सूरत में धमकाना जो है, ये इसका किसी को ना राइट है और ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इसके बारे में तो मुझे कोई इबाम नहीं है। अब देखना यह है कि अगर हमारे मुल्क के अदारे ठीक चल रहे हों, उनको हमारी रूलिंग एलीट ठीक चला रही हो, वो अपने मैंडेट के अंदर रह रहे हों, तो फिर ये इस किस्म के प्रॉब्लम जो हैं उनको एड्रेस करना ना मुश्किल होता है, ना उसमें ज़्यादा देर लगती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा तो पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता दिखाई दे रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है, जरा उसका तयन करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरेस्टिंग। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रांझा साहब मुझे एक बात बताइएगा, टू बिगिन विद, क्या तरक्की, खुशहाली, करप्शन साथ साथ चल सकते हैं? यकीनन बिल्कुल। जो है ये आपकी जो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, मुझे पता है आप जो बात कर रही हैं ये मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। इसको इस तरीके से जो लेके जाया जा रहा है, असल में तो ये बात ये थी, अब मेरी आवाज़ बहुत एको कर रही है। मुझे आपकी क्लियर आ रही है सर। मैं अभी दुरुस्तगी हम कर देते हैं लाइंस की, मगर आप बात करते जाइए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये बात हुई है, बात ये हो रही थी कि जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किसी पे काम हो रहा है, अगर हर छोटी छोटी चीज़ पे हम रेड टेपिज्म की बात करते हैं या जब हम बॉटल नेक्स की बात करते हैं, वो बॉटल नेक्स और वो रेड टेपिज्म क्या होता है? वो रेड टेपिज्म और बॉटल नेक्स यही होता है कि आप छोटी छोटी पेचीदगियों की वजह से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की जो स्पीड होती है उसको डिले कर देते हैं और देन एंड देयर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो वो डिसीजन मेकिंग करने वाले अफसरान जो हैं, जब वो बोल्ड डिसीजंस कर रहे होते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, तो वहाँ पे उनको छोटा मोटा कहीं पे रूल्स रिलैक्स करते होंगे, कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ होंगी, लेकिन उनके ऊपर भी अगर इश्यूज़ बनाना शुरू कर दें तो फिर वो बात हो जाती है जो कि बात जिसका आप हवाला दे रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को इस पे राय में किया जाए। आपको नहीं लगता जो जिस स्पीड की आप बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, वो रफ्तार जितनी भी तेज रहे, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास करने का कोई इख्तियार या जवाब नहीं है? देखें, रूल्स रेगुलेशंस और जो बाकी लॉज हैं, इन लॉज हैं महकमों के, उनको बाईपास करने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज़ को डिले कर देना और उस डिले के बीच में काम भी ना करना, जो एक्शन रिक्वायर्ड हो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट पे वो एक्शन भी ना करना और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देना कि गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है, तो उस
पे राय में ये बात हो रही है। प्रोजेक्ट डिले की बात नहीं कर रही सर, मैं कह रही हूँ निजाम की दुरुस्तगी के हवाले से, बिकॉज सर ये बिलाशुबा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है आपकी हुकूमत की और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की भी, कि मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और बर वक्त ख़त्म होते हैं और कंप्लीट होते हैं। ये एक स्ट्रेंथ है और वाकई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मगर इन द मीन टाइम एक हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि करप्शन को नैब करे। मगर बदकिस्मती से पिछले 4 सालों में एक मिसाल नहीं दी जा सकती, चाहे अपोजिशन से या ट्रेजरी बेंचेस से या किसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जिधर आपने करप्शन को पकड़ा हो, जिसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो मुलजिम को, और वो अपील भी हारा हो और उसको पनिशमेंट भी मिली हो। सो करप्शन को खत्म करना, इस दुरुस्तगी इदारों को मजबूत करना, ये बहुत बड़ा काम है जो मुझे लगता है मैं मेहर आपको बताता हूं कि पंजाब में जिस तरह खैबर हर सूबे में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, अगर आप एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब का मुवाजना करें बाकी तमाम सूबों की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स में, तो उसमें आपको ये साफ जाहिर हो जाएगा कि वहाँ पे मेगा स्कैंडल्स भी पकड़े गए हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों पे भी FIRs हुई हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कोई हाथ नहीं डालता था, उनके खिलाफ भी वहाँ पे एक्शंस हुए। मुझे नाम अभी इस तरह सही तरह याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच में, और उनको भी कटेरे में खड़ा किया गया है। इब्सार आलम साहब जो इंडिपेंडेंट पेमरा को सो कॉल्ड रन कर रहे हैं, क्या जब वो आज अपील कर रहे हैं चीफ अवामी स्टाफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो आपको नहीं लग रहा कि वो इसी अपनी गवर्नमेंट के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सर? क्यों नहीं वो FIA के पास जा सकते, क्यों नहीं वो दीगर इदारों के पास जा सकते? मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो मेहर जो पेमरा की कहानी है, उस कहानी में अगर 3 अदारों का नाम लिया गया है, इसमें वज़ीर आज़म साहब को भी पहले उन्होंने मुखातिब किया, फिर उन्होंने आर्मी चीफ को किया, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को किया। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जहाँ तक उनकी सिक्योरिटी का हवाला है, वहाँ पे तो वो आर्मी चीफ से कह रहे होंगे कि जिस तरह से उनको थ्रेट आ रहा है, और वो वज़ीर आज़म साहब से भी कह रहे होंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस को जो मुखातिब कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर अंदाज़ा कीजिए कि अभी जो यहाँ पे बात कर रहे थे सलीम बुखारी साहब, मैंने पेमरा का सारा रिकॉर्ड खुद चेक किया है कि पेमरा ने कितने शो कॉज नोटिस, जब से पेमरा बना है वो उसने किए शो कॉज नोटिस, और उन शो कॉज नोटिस के ऊपर पेमरा ने आज तक कितनी सक्सेस अचीव की है। 3 या 4 शो कॉज नोटिस थे जिसमें पेमरा को सक्सेस अचीव हुई, बाकी सारे के सारे नोटिस जो थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या मुख्तलिफ अदालतों में उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं। अब मुझे ये बताएं लग रहा है कि वो अदालती निजाम के ऊपर भी उनका गिला शिकवा बजाए कि भाई मेरे देखें अगर एक बंदा है और वो काम करना चाह रहा है, तो मैं ये समझता हूँ, मैं खुद एक वकील हूँ और एज अ लॉयर मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि हमने अपने अदारों की जो डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं, वंस अगर कोई बहुत मेजर उनकी गलती हो, कोई बहुत बड़ी ग्रीवियंस किसी बंदे की हो जो कि जायज़ हो, और वो केस प्राइमा फेशिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वो इस्टेब्लिश करे, तो फिर तो हम उसको स्टे ऑर्डर दे दें। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसकी वजह से आज उस बंदे को मजबूर होकर आना पड़ा और ये बात करनी पड़ी, देखिए असेंबली में हम जवाब देते हैं, किसी केस में कहीं पे ऑब्सैनिटी का इशू हो जाए, कहीं पे वल्गैरिटी का इशू हो जाए, कहीं पे कि कोई ऐसी टर्म यूज हो जाए जो दहशतगर्दी को फरोग दे, तो हमें असेंबली में जवाब देना पड़ता है। और हम जब जवाब दे रहे होते तो हमारे जवाब में सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी और अदालत के स्टे ऑर्डर के कुछ नहीं होता। सर मुझे एक वक्फा लेने दें, और मुझे बड़ा जो बोला है, बड़ी आयरनी है, धामरा साहब इस पे बोलेंगे। सर उनकी पूरी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी हुकूमत को मफलूज करके रखा जुडिशल एक्टिविज्म ने पिछले दौरे हुकूमत में, सारी मिनिस्ट्रीज को, तब तो एक चूं भी नहीं निकली किसी की। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। नाज़रीन, इस टेप ने जो एक्सपोज किया है वो मैं आपको मुख्तसरन, पूरा नहीं, मुख्तसरन एक चंक फिर सुनवाना चाहूंगी। ये सुनिए। नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बेसिस है, कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। ये नवाज शरीफ ने कल चले जाना है, खा के फेंकना है बाहर। नहीं, मैंने कल भी तो जगह नहीं होगी फिर। मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी, हमें तो जो ऑर्डर मिला था ना, हमने सिर्फ कन्वे किया है, कहीं पे ऑर्डर को छोड़े, आप ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करें। बुखारी साहब,
एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के बारे में ये कहना सर कि ये नवाज शरीफ ने कल चले जाने, इसको उठा के बाहर फेंकना है, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करो, सरकारी मुलाजिम हो ठीक है, ज़ाती गुलाम नहीं हो। ये मुअम्मा है, मसला है हमारे मुल्क का यही कि सरकारी मुलाजिम ज़ाती मुलाजिम बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर। मगर बाय एंड लार्ज सर आपको नहीं लगता बुखारी साहब कि ये दो वॉरिंग साइड सिविल मिलिट्री के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो और मजीद डॉन की खबर के बाद और जो कि गलत खबरें चली फ्राइडे को कि भाई जो कन्फ्यूजन थी वो चीफ ऑफ आर्मी साहब और वजीर आजम ने उसको क्लैरिफाई कर लिया, तय कर लिया अपने दरमियान। मगर सर वो कन्फ्यूजन नहीं थी, वो ट्वीट तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को रद्द कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी, वो उससे बहुत ज़्यादा थी, वो एक कन्फ्यूजन नहीं थी। और उसके बाद ये छोटा सा हिस्सा जो आपने सुना है, क्या समझ आ रही है आपको? देखिए, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है और इसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सर मैं कह दूं हमें नहीं पता कॉल किसने की है, अब सार आलम साहब मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी अबसार की वो काफ़ी इमोशनल भी थी, चूँकि वो आए थे कुछ और डिस्कस करने के लिए, अपनी सैलरी की वजाहतें देते रहे, कहा मैंने 82 लाख रुपए टैक्स दिया, लोग अब 35 से ज़रब दे के उनकी तनख्वाह निकाल रहे हैं, कोई कह रहा है वो 50 लाख रुपये महीना लेते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए और उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़त लिखने की बात की, मैं इसको इक्वेट करूंगा उन बातों से कि जब अपोजिशन की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया जाता है कि जनाब आप हमारी जान छुड़ाएं, इनसे ये करप्ट रजीम बैठी हुई है, तो उस वक्त तो जमहूरियत खतरे में चली जाती है। सुबह से शाम तक तराने गाए जाते हैं कि देखें जनाब अपोजिशन जो है वो फौज को दावत दे रही है। क्या तो ये क्या है? मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये इट वॉज जंपिंग द गन। उन्होंने अपने मैंडेट से आगे जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ए हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, दैट मींस इट्स ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। खुदा के लिए ये उनका मैंडेट ही नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, द चीफ ऑफ द पेमरा कैन नॉट राइट ए लेटर टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द चीफ जस्टिस डायरेक्टली seeking their intervention. That means he has no faith in his own government. पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें चीज़ों को उसके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये जो हवाले आपने दिए हैं मैं उनको दोहरा देता हूँ। जिसकी भी ये कॉल थी अनकॉल्ड फॉर है, कोई गुंजाइश नहीं है किसी स्टेट के ऑफिशियल को डराना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि हुकूमत के ऑफिसर्स उनको होना चाहिए, जाती गुलाम नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी दो राय नहीं है। असल बात फिर वही है, मुझे अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ रही है कि ये इंस्टीट्यूशन का क्लैप्स है। इसकी तरफ तवज्जो न दी गई तो सारी तरक्की शरक्की का अमल जो है वो बेमानी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल रखती हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, मैं एक सवाल रखती हूँ, ये जिसकी कॉल थी वो इतना तगड़ा तो है कि आप देख रहे हैं कि ये ऊपर तक अबसार आलम तक को हिला चुका है, पूरे पेमरा को हिला चुका है। इतना तगड़ा तो, इतनी तगड़ी तो शख्सियत है और इसकी बैकिंग है, ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब मसला सर ये है सिर्फ और सिर्फ क्या, बल्कि मैं धामरा साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप सारे डेमोक्रेट्स क्या ये नहीं समझते कि अगर एक खबर के ऊपर किसी एक इदारे की इज्जत मजरू हो सकती है, तो एक इस तरह की कॉल जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको तो उड़ा के बाहर फेंक देंगे और बस वक्त की बात है, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर भी फिर इंक्वायरी होनी चाहिए? ये आप में से किसी की इज्जत, हुकूमत की इज्जत मजरू नहीं होती वैसे इसमें? देखें मेयर, वही एक है कि राब्ते का बड़ा फुकदान है और इस हुकूमत की जो नालायकी वो रही कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल चल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। अदरवाइज ये होना चाहिए था, एक तरफ जब वो अपील कर रहे हैं चीफ जस्टिस को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो वो अदम एतमाद कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब पे, खुद अफसार साहब, हाँ, कि आपको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनको कहें कि जनाब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो इंक्वायरी कराए ना, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। मगर आप जब अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से और सबसे, तो आप तो अदम एतमाद कर रहे हैं खुद अपने वज़ीर आज़म के ऊपर। क्या उसकी अथॉरिटी इतनी नहीं है कि आप उनको अपील करें और वो तमाम इदारों से ये पूछ सकें कि ये कॉल किसने की और कहाँ से आई? और दूसरी बात मैं अभी जवाब का हिस्सा दे रहा हूँ, जो अभी आप गुफ्तगू कर रही थी, जो स्टे ऑर्डर की बात कर रही थी, अभी जाके होश आया आपको कि स्टे ऑर्डर से क्या प्रॉब्लम होते हैं हुकूमतों को। आपको मालूम होगा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तारीख के सबसे ज़्यादा सो मोटो एक्शन लिए गए।
हालांकि 17 ग्रेड के जो अफसर की ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी उस पे स्टे ऑर्डर दिए गए थे। गलत था ना सर, गलत था ना। देखिए ना, उस जुडिशियल एक्टिविज्म ने निजाम की दुरुस्तगी तो नहीं की, एक अच्छी लेगेसी तो नहीं छोड़ी, मगर मसला यही है सर, मसला यही है ना इस हुकूमत ने और ना आपकी हुकूमत ने सिस्टम की दुरुस्तगी या इदारा जाती रिफॉर्म्स और इस इदारों को मजबूत करने के लिए कोई इक़दाम किए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ये है कि पार्लियामेंट को जब आप इग्नोर कर देंगे, तमाम मामलात के ऊपर इग्नोर कर देंगे, खारजा पॉलिसी में इग्नोर कर देंगे, तो आपके साथ ये हालातें होंगी। बड़ी मुश्किल से लास्ट गवर्नमेंट जो थी वो पीसफुल पावर ट्रांसफर हुआ सिविलियन गवर्नमेंट टू सिविलियन गवर्नमेंट, उसको ये भी बड़ी मुश्किल से ही देंगे अब सर। इनके लिए कौन सा बेड ऑफ रोजेस है? मगर अभी जो हुकूमत की पॉलिसी है पार्लियामेंट के हवाले से, देखिए इंस्टीट्यूट को मैं समझ गई पार्लियामेंट। चीमा साहब, आपकी पीटीआई ने बड़े ही बहुत एक क्लियर मौकफ लिया है डॉन की खबर के हवाले से कि भाई ओ हो आसमान गिर गया, भाई सामने लेकर आओ सब कुछ। आई एम जस्ट क्यूरियस, क्या आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट मौकफ लेंगे? बिल्कुल इस पे भी लेंगे और डॉन लीक्स पे भी इसलिए लिया। किसकी साइड पे लेंगे? डॉन लीक्स पे भी इसलिए लिया मैं उस पर वाज़ह कर दूं कि वो एक बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो खबर सामने लाई गई उसमें एक इदारे को बेलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये एक नेशनल इंटरेस्ट पे हमला और ये एक नेशनल इशू है, ये एक इदारे का इशू नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जो असल हकायक है वो सामने आने चाहिए। इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में जो कहा गया है, महर अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो आप जितनी गुफ्तगू कर रही हैं, जो बुखारी साहब ने भी की और ये जो अफसार साहब ने भी जो चीज़ें सामने लेके आए, वाक़या लेके आए हैं, ये निशानदेही क्या करता है? जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है कि ये नाहल और करप्ट हुक्मरानों ने तमाम इदारे जो हैं तबाह कर दिए हैं। हम कहने को तो कहते हैं कि जनाब ये इदारे ठीक ना हुए तो बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंच गए, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल वही है जैसे कहा जाता है ना कि जब तक वो चूहा कुएं से नहीं निकालेंगे तब तक पानी पाक नहीं होगा। जब तक इस मुल्क की मुकद्दस गाय जो बड़े बड़े जो सरबराह जो करप्ट सरबराह जब एहतसाब का अमल शफाफ नहीं होगा, आप मुझे बताएं ये जो कॉल आई है, अगर इस मुल्क के अंदर कोई इंडिपेंडेंट नैब का इदारा या कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा होता, कोई सरकारी अफसर किसी दूसरे को इस तरीके से जो है धमका नहीं सकता था, कोई इदारा अपने इख्तियारात से ज्यादा तजावुज़ नहीं कर सकता था। जिस तरह भी बुखारी साहब ने कहा कि पैमरा भी जो है कोई सीधे काम इतने पैमरा की भी नहीं है, वो भी जो है बतौर एक इंतकामी कार्रवाइयों के हुकूमती अहकामात के मुताबिक जब करेंगे ज्यादतियां वो भी करते हैं। और ये सब के सब अपने इख्तियारात से तजावुज़ इसलिए करते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई पकड़ दकड़ का निज़ाम ही नहीं है। आप छोटे चोरों को तो पकड़ा जाता है, बड़े बड़े चोरों को प्रोटेक्शन दी जाती है, वही पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महलात जो हैं उनके लिए रखे जाते हैं। तो जब इस तरह का निज़ाम होगा तो फिर हर बंदा कोशिश करता है कि मैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं नवाजा जाऊँ, मैं ज़्यादा बड़ा दरबारी बन जाऊँ, ताकि मुझे ज़्यादा बड़ी वजारत मिल जाए। जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो फिर यकीनन इदारे तबाही रहेंगे। इसी वजह से 21 साल से तरीके इंसाफ की जो जदोजहद थी, महर आपके सामने हमने नैब का इदारा इंडिपेंडेंट किया है, सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे हंसी आ रही है मिलके और मुझसे बिल्कुल अपनी हंसी कंट्रोल करना इस वक्त बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। लीडर के केस भी फारिग, इदारे मजबूत तब होते हैं या इनको चुप करा लें फिर मैं बोल लेता हूं। लीडरशिप करना चाहे। ओके चीमा रांझा साहब आप बात करें जरा, फिर मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें अदारों के मजबूती पे, अदारों के तहफ़्फ़ुज़ पे, अदारों के मकाम पे, वक़ार पे तो ये बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा कहते कि एक सियासी जमात के सियासी रहनुमा ने थाने पे हमला किया था और SHO को पकड़ के वहाँ पे थ्रेट किया था, लॉकअप का ताला खोला था, बंदे बीच में से निकाले थे। अब उसके बाद फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने पार्लियामेंट पे हमला किया, उसने पाकिस्तान टेलीविजन पे हमला किया। ये अदारों के ऊपर लेक्चर, जब अपने ऊपर बात आती है तब तो अदारे भूल जाते हैं, तब तो उन्हीं अदारों पे फौज कशी, लश्कर कशी की जाती है। वो सारी बातें हमें याद है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, और पाकिस्तान की तारीख कभी भी इन सियासी जमातों को जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था कभी भी नहीं भुलाएगी। रांझा साहब मुझे तो मैं बड़ी क्लियर रही हूँ। रांझा साहब जब से ट्वीट आई है ना, हाथ पे गिने जा सकते हैं वो सहाफ़ी जो बड़े क्लियर रहे हैं कि यार पैनामा और नो पैनामा, चीफ एग्जीक्यूटिव के किसी ऑर्डर को इस तरह रद्द करना और रिजेक्ट करना और उसके मनसब को इस तरह ह्यूमिलिएट और रिडिक्यूल करना, पब्लिक स्नब करना गलत है, अनएक्सेप्टेबल है किसी की तरफ से भी।
ओके, मगर सर अगर आप लोग माजरत के साथ सर, अगर आप लोग अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे या अपना दिफा खुद नहीं करेंगे तो फिर कौन से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हम एस्पायर कर रहे हैं? मेहर, पहली तो बात यह है कि जहाँ पे अपने दफा की सवाल उठता है, हम आज भी पार्लियामेंट पे और सिस्टम के ऊपर हर जगह पे खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, आइन के साथ करेंगे। ये कॉल किसने कराई है? यहाँ पर काफी बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली इंक्वायरी भी होगी। और जिसने भी ये कॉल की है, जिसने भी ये बात की है, लेकिन इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया ये रहा है कि इस मुल्क के बीच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो बाजार है वो हमेशा से बहुत गर्म रहा है। यहाँ पर हर रोज कई ऐसे चैनल हैं या जो सुबह या कुछ एंकर साहिबान होंगे, सारे नहीं, जो जिनका काम ये होता है कि वो सारा दिन बैठ के यही प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि अदारों से लड़ाई किस तरह करवाई जाए। तो मैं नहीं, इसमें सारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसमें सारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। जी महर, मैं आपके प्रोग्राम में इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अबसार आलम की ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद वही मिलिट्री और सिविलियन की एक और जंग का आगाज़ होने वाला है। ये कॉल सबको पता है किसने कराई, कहाँ से आई, सबको ये पता है कि उसने चीख क्यों मारी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे डर है इस बात का कि अगर दोनों तरफ के लोगों ने ढंग से अकल से काम न लिया तो डॉन लीक्स के बाद एक और नई लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस चैनल के हवाले से ये धमकी दी गई है उस चैनल के बारे में पब्लिक में क्या है, सोशल मीडिया में क्या है, आपको भी पता है महर, जो मेरे साथी सारे बैठे हुए उनको भी पता है। कोई कहता है उनका स्क्रिप्ट कहाँ वहाँ से आता है, कोई कहते हैं उसकी फंडिंग, बेपनाह बातें हैं जो की जा रही हैं। और इस हवाले से ये जो मेरे भाई कह रहे राजा साहब कि हम इस कॉल का पता करवाएंगे, ना इन्होंने पता करवाना है ना इन्हें पता चलना है। कॉल कहाँ से है इसकी अंडरस्टैंडिंग सबको है। मेरे ख्याल से इस वक्त ये बहुत सीरियस सिचुएशन है महर, मैं जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इसको अगर मिस हैंडल किया गया तो एक नया तूफान खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। ये मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मसला ये इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि इदारों को और जिन लोगों को बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स का जिनको उनको पता है उन्हें काम क्या करना है, उनको डंडे की जोर पे काम कराया जाए। कुछ लोगों का ये मानना है नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जब एडमिनिस्ट्रेशन ही ये काम ना करे या आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स खुद जो हैं वो आपके बेहोल्डन हों पॉलिटिकल लीडरशिप के, तो फिर किसी को तो ये काम कराना है। जब सियासतदान खुद ही निज़ाम को फिक्स किया, इस्लाहात लाने के लिए आमादा ना हो, तो किसी को तो ये काम करना है। जब तक ये कंफ्यूजन और ग्रे एरियाज रहेंगे, यकीन मानिए उस तरह की ट्वीट्स भी आएंगी रिजेक्शन की, इस तरह की कॉलें भी की जाएंगी और जिन इदारों की तरफ देखना चाहिए ये इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो मफलूज ही रहेंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।